क्यों हम बार बार एक ही जैसे रिश्ते में खुद को फंसा हुआ पाते हैं। देखिए, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। असल में ये सब एक डिजाइन के तहत होता है। चलिए इस बात में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जिसे हम अक्सर अपनी बुरी किस्मत का नाम दे देते हैं, वो असल में हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है। एक ऐसा खाका जो हमारे रोमांटिक फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करता है। तो चलिए हमारे दिमाग की इस प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खामी जानते हैं क्या है? वो ये कि हमारा दिमाग इस बात में फर्क ही नहीं कर पाता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या सिर्फ जाना पहचाना है। होता यह है कि बचपन में हमारा नर्वस सिस्टम प्यार के लिए एक तरह का नक्शा तैयार कर लेता है। अब सोचिए, अगर उस माहौल में चिंता थी, अनिश्चितता थी या खुद को बार बार साबित करने की जद्दोजहद थी, तो हमारा दिमाग उन्हीं भावनाओं को प्यार से जोड़ लेता है। उसके लिए प्यार की परिभाषा ही वही बन जाती है। इसे आप एक स्पैम फिल्टर की तरह समझ सकते हैं। मतलब अगर हमारे दिमाग को बचपन में ये सिखाया गया है कि उथल-पुथल या ड्रामा ही प्यार है, तो ये किसी भी स्वस्थ और शांत रिश्ते को उबाऊ या कुछ तो गड़बड़ है मानकर नज़रअंदाज कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई ईमेल फिल्टर किसी ज़रूरी मेल को उठाकर स्पैम में डाल देता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हैं वो भावनाएं जिन्हें ढूंढने के लिए हमारा दिमाग प्रोग्राम हो चुका है, जैसे बेचैनी, अनिश्चितता, और दूसरी तरफ हैं वो चीज़ें जो असल में एक सेहतमंद रिश्ते के लिए ज़रूरी है, जैसे शांति, सीधी बात और आपसी सम्मान। लेकिन होता क्या है, दिमाग को अक्सर वही पुराना जाना पहचाना पैटर्न ही अपनी तरफ खींचता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि आकर्षण कोई जादुई या रहस्यमयी ताकत नहीं है। ये बस हमारा दिमाग है जो अपने सबसे पसंदीदा और जाने पहचाने दर्द के स्वाद को पहचान रहा है। और ये समझना ही इस पूरे पैटर्न को तोड़ने की पहली सीढ़ी है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये जो आकर्षण का पैटर्न है, ये कोई उम्र कैद की सजा नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत ही सटीक डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखना चाहिए। ये पैटर्न हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि हमारे अंदरूनी सिस्टम को, हमारी इंटरनल वायरिंग को कहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना है, नहीं। इसका मतलब है उन लोगों के साथ इनकम्पैटिबल बनना जो हमारी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। मतलब पूरे सिस्टम को ही रिवायर करना है। तो इस न्यूरल सर्किटरी को रिवायर करने और इस शोर को फिल्टर करने के लिए हमें एक नए ऑपरेटिंग मैनुअल की ज़रूरत है। इसे हम कह सकते हैं कोर अलाइनमेंट फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के 3 बहुत जरूरी कदम हैं। पहला है द वैल्यू बेसलाइन। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आत्म मूल्य को एक स्थिर संपत्ति मानना जो किसी रिश्ते के होने या न होने पर निर्भर नहीं करती। दूसरा कदम है द फ्रिक्शन टेस्ट। रिश्ते के बिल्कुल शुरुआत में ही कोई छोटी सी वाजिब सी सीमा तय करें, जैसे अचानक बने प्लान को मना कर देना, और फिर देखें कि सामने वाला कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या वो इसे समझते हैं या गुस्सा या निराश होते हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट है जो उनके असली स्वभाव को दिखाता है। और तीसरा द बोर्डम प्रोटोकॉल। ये शायद सबसे मुश्किल है। इसमें खुद को एक शांत, स्थिर और हेल्दी रिश्ते की आदत डालने की ट्रेनिंग दी जाती है। हो सकता है शुरू में ये उबाऊ लगे क्योंकि वहां ड्रामा नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो शांति बोरियत नहीं, सुरक्षा है। अच्छा, जब सिस्टम रिबूट हो जाता है तो असल चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। ये इस बदलाव के बाद आने वाली भावनात्मक मुश्किलों के बारे में है। ये समझना और मानना बहुत मुश्किल हो सकता है कि हमें प्यार के उस इकलौते वर्जन को भुलाना होगा जिसे हम हमेशा से जानते आए हैं। ये एक बहुत ही गहरी, जमी हुई परिभाषा को बदलने जैसा है। होता यह है कि जब जिंदगी से वो उथल-पुथल, वो ड्रामा पहली बार जाता है, तो एक अजीब सा खालीपन महसूस हो सकता है। और उस खालीपन को भरने के लिए, सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए उस शोर को वापस अपनी जिंदगी में बुलाने का बहुत ज्यादा मन करता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि सही इंसान कब मिलेगा। सवाल ये है कि क्या हम उस शांति और खामोशी को अपनी जिंदगी में आने देने के लिए तैयार हैं जो एक स्वस्थ रिश्ते के साथ आती है। क्या उस खामोशी को अपनाने की हिम्मत है?